आदाब। मैं डॉक्टर हशमत हबीब आपको आज की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। हम BANC 133 यानी इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हमने ब्लॉक 1 में जहाँ पे हमने बेसिक एंटाइटीज इस सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश की। आज की क्लास में हम बेसिकली कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कल्चर होता क्या है। जहाँ पे हमने कल्चर के बारे में कल बात की, हमने सोसाइटी के बारे में बात की, हमने देखा कि ये सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन को हम कैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो ये इंस्टीट्यूशन को हम कैसे पढ़ें, ये इंस्टीट्यूशन को हम कैसे जानें, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा डोमेन होने वाला है, असल में हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आप लोगों को कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ये कल्चर होता क्या है, ये कल्चर बनता कैसे है, ये कल्चर वजूद में कैसे आता है, ये कल्चर किस हिसाब से सोसाइटी को एक थ्राइविंग फोर्स के हिसाब से सामने आ रहा है, ये कल्चर किस हिसाब से हमारे पास ये क्या कहते हैं हम एक 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 ग्लू जैसा इस्तेमाल होता है सोसाइटीज को आपस में बांधने के लिए। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी। असल में कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कल भी बोला था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कल्चर को हमने छोटे छोटे हिस्सों में और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम इस कल्चर को और डिटेल के साथ पढ़ें और अच्छे से समझें और माइन्यूट डिटेल्स में जानने की कोशिश करें, तब जाके हम इस कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तब जाके हम इस कल्चर को समझ सकते हैं। देखिए, मैंने कल भी बोला था कि कल्चर में हमारे पास कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कल्चरल ट्रेड्स होते हैं, कल्चरल होल होता है और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो ये मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बहुत ही बड़े होते हैं। लेकिन इन मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंडर भी हमारे पास एक छोटे छोटे किस्म की चीजें आती हैं। तो जैसे हमने बोला था कि एक मकान बनाने के लिए हमें कमरे चाहिए, दीवारें चाहिए, और दीवारों को बनाने के लिए भी हमें ईंटें चाहिए। तो इसी हिसाब से जब हम मकान बना रहे हैं तो अलग अलग किस्म की चीजें हमें चाहिए। इसी हिसाब से कल्चर में भी हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल होता है और उससे फिर एक कल्चरल होल बनता है और वही कल्चरल होल फिर आगे जाके चेंज हो जाता है इनटू कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। आज का हमारा क्लास असल में इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है अगर हम क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल कल्चर को देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी ट्राइबल कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। ट्राइबल कल्चर में आप देखेंगे वहां पे रिचुअल्स होंगे, वहां पे बिलीफ्स होंगे, वहां पे उनके अपने सिंबल्स होंगे, उनके अपने रिचुअल्स होंगे, उनके अपने अपने बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू देयर ओन इंडिविजुअल कल्चर होते हैं। तो दूर से आप देखोगे कि यार ये एक इंस्टीट्यूशन है शादी का, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप, कैसे ये चीजें काम कर रही है। लेकिन इस चीज को फर्दर डिवाइड करने के लिए, फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू सी कि किस हिसाब से असल में ये एक 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 ग्लू बन रहा है, ये क्या क्या ट्रेड्स इसमें पाए जाते हैं, क्या क्या कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस इसमें पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट बकरवाल कल्चर जो कश्मीर में हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। वहां पे आप देखोगे कि जब हम मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडेमिक मैरिज क्या कहते हैं अपने ही आप में वो शादियां करते हैं, जिनको इंडोगैम्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें अंदर से हम देखेंगे शादियों में वो कैसे अपनी छोटी छोटी चीजें करते हैं। शादियों में वो एक छोटा सा टेंट लगाते हैं, उसमें फिर बैठ के सारे नाचते हैं, गाते हैं। उसके बाद एट द सेम टाइम वो
दुल्हन और दूल्हे का घर एक ही जगह होता है, बिकॉज दे आर ट्रांस ह्यूमंस, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए फिर एक जगह रुक के वहीं पे शादी करते हैं, तो उनके लिए मैरिज इंस्टीट्यूशन और मैरिज कल्चरल ट्रेड्स अलग होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटीज के अलग होते हैं। तो हर एक सोसाइटी में आप देखेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं। आप किनशिप की बात करोगे, आप फैमिली की बात करोगे, आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे, आप पॉलिटिक्स की बात करोगे, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस देखने को ही मिलते हैं। और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे, चूंकि कल्चर को हमने ऑलरेडी समझ लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आप लोगों को बोला भूल गया था कि यहाँ पे 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जहाँ पे ये कल्चर चेंज देखने को मिलता है। बाकी सारे ट्रेड्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लेकिन जब हम मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, ये कल्चर फॉलो कैसे होता है, ये कल्चर चेंज कैसे होता है, ये कल्चर शिफ्ट कैसे होता है, हाउ दिस कल्चर इज बेसिकली चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम स्पेस टू स्पेस, हाउ दिस कल्चर इज बीइंग चेंज। ये समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म जो इसका होता है वो है डिफ्यूजन। आगे जाके हम इसी थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म को भी जानने की कोशिश करेंगे, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये जो हमें एक मेयार दे रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। डिफ्यूजनिज्म असल में, या डिफ्यूजन असल में आप ऐसे कह सकते हैं जब किसी हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स देख रहे हो कि बड़े टैंकी से पानी नीचे वाले नल में चला जाता है, और बिकॉज हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन में ये सारी चीजें चली जा रही है। इसी तरीके से जब इसी मैकेनिज्म को हम कल्चर के ऊपर अप्लाई करें, इसी मैकेनिज्म को हम कल्चर के ऊपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो वहां पे हमने देखना पड़ता है कि यार ये कल्चर किसी एक जगह पे बनता है, किसी एक जगह पे उठता है, और वहां से जाके ये फिर पेरिफेरल एरियाज में चला जाता है, पेरिफेरल एरियाज में ये चला जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और इसी डिफ्यूजन को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एज डिफ्यूजन। इसी चीज को हम एज डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और यही डिफ्यूजन असल में हमें समझा रहा है कि क्या ये एक मैकेनिज्म बन रहा है जिसकी वजह से सोसाइटीज में चेंज आ रही है, जिसकी वजह से सोसाइटीज में एक शिफ्ट आ रहा है। जब हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर सिटी में क्रिएट हुई, किसी एक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम के जो सपोर्टर्स थे डिफ्यूजनिज्म के, उन्होंने बोला था कि जो हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है जो ग्रीस है या इजिप्ट है, इजिप्ट को उन्होंने एक पर्टिकुलर हब माना था जहां से कल्चरल कॉनोटेशंस बन रही है, जहां से कल्चरल इंटीग्रिटीज बन रही है, और वहां से फिर वो डिफ्यूज होता गया, बाकी एरियाज में डिफ्यूज होता गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ, अगर कोई शादी का नया पैटर्न आया है, शादी में कोई नया रिचुअल आया है, या कोई फैशन पैटर्न नया आया है, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये एक सिटी में आ जाता है। लेट्स कीप इट कि श्रीनगर में ये पहले आया, और श्रीनगर में जब ये आया तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये अभी डिफ्यूज होता जाएगा। तो जितना ज्यादा हम पेरिफेरल एरियाज में जाएंगे, उतना देर से ये पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेट वहां पे देखने को मिलेगा, उतना देर से ये चीजें वहां पे पहुंच जाएंगी। तो ये हमें एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दिला रहा है कि कल्चर चेंज में डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है, डिफ्यूजनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आते हैं कल्चरेशन। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन मींस आप किसी पर्टिकुलर चीज को सीख रहे हो, आपके मम्मा पापा आपको घर में कल्चर के बारे में सिखा रहे हैं, कल्चरल ट्रीट्स दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, इनकल्चरेट कर रहे हैं, कल्चरेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा टर्म भी आ रही है जिसको हम एक्कल्चरेशन के नाम से जानते हैं, और इस एक्कल्चरेशन में हमारे पास असल में एक क्या कहते हैं, एक सिंपल सा एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट हुआ, एक ऐसा मैकेनिज्म सामने आया जहां से हम एक सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी को जब कंपैरेटिव एनालिसिस में देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस सोसाइटी ने इस पर्टिकुलर सोसाइटी से कुछ चीजें ट्रेड्स अपने आप में ली है, वो सीख रहे हैं, कुछ ट्रेड्स उनको अपने आप में लेके जा रहे हैं। और इसी तरीके से एसिमिलेशन, जब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कुछ एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के सारी चीजों को कॉपी कर रही है, फुल फ्लेज्ड कॉपी अपने आप में लेके आ रहे हैं, ताकि उनमें चेंज देखने को मिले।
मिले, ताकि वो अपने आप को ज्यादा या तो फॉरवर्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल चेंज, वट एवर इट इज, उस हिसाब से वो अपने आप को चेंज ला रहे हैं, अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फिर वो होता है हमारा एसिमिलेशन। उसके बाद एक और टर्म आती है कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एथनोसेंट्रिसिज्म। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के, इससे पहले भी हमने डिस्कस किए थे। कल्चरल रिलेटिविज्म असल में बात पहले एथनोसेंट्रिसिज्म के बारे में छिड़ी थी। तो एथनोसेंट्रिसिज्म बोलते किसको है? इथनो कल्चर, सेंट्रिसिज्म मींस आप पर्टिकुलर सेंट्रिक बन रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ही सोच रहे हो। तो इथनो मींस खुद का कल्चर, और अपने ही कल्चर के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो। देखिए, जब इस एंथ्रोपोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ था, एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बना था, तो यूरोपियन कंट्री से ये पहले ही उठा था। यूरोपियन कंट्री से ये असल में इसकी जो बुनियाद उठी थी वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से हुई थी, यूरोपियन कंट्री से हुई थी। तो उन लोगों का मानना था कि Europeans are the topmost people in terms of culture, in terms of habits, in terms of everything। हर एक चीज के बारे में ये लोग हमारे से, बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से ज्यादा आगे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से आगे चले गए हैं। इनका कल्चर बहुत ही कल्चर्ड है, इनका कल्चर बहुत ही वेल सूटेड है, इनके ड्रेसिंग पैटर्न्स बहुत ही वेल सूटेड है, इनके खाने पीने के मामले में इनकी तहजीब, तमादुन, हर एक चीज बहुत ही आला है, बहुत ही आगे है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब ये एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बना, एज अ साइंस ऑफ मैन बना, एक साइंस बना ऐसा जहां पे हम हर एक चीज को समझने की अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तब जाके एक टर्म कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में आई। और हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो इसी कल्चरल रिलेटिविज्म के अप्रोच के साथ आगे चला जाए, कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ साथ ही अपने आप को सामने लेके जाए। तो कल्चरल रिलेटिविज्म हमें बताता क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म असल में बता रहा है कि एथनोसेंट्रिसिज्म का मानना था कि मैं अपने कल्चर को ज्यादा अच्छा मानता हूं दूसरे कल्चर से। मैं चाहता हूं कि मेरा कल्चर ही ज्यादा आगे बढ़े, मेरा कल्चर का ही ज्यादा हाव भाव दिखे, हर एक चीज में ये आगे दिखे, या मेरा ही कल्चर ज्यादा अच्छा है बिकॉज मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सोचना भी मुझे लग रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर से गलत है, एक एंथ्रोपोलॉजिकल माइंडसेट से डिफरेंट है, एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियोलॉजी से ही बहुत ही डिफरेंट है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो एथनोसेंट्रिक अप्रोच लेके एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए थे, जिसमें बहुत सारे हमारे क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी फिर अपने पैटर्न्स, अपने माइंडसेट्स, अपने आइडियोलॉजीज को चेंज किया, बिकॉज उनका मानना था कि हमारा कल्चर ज्यादा अच्छा है रादर देन अदर कल्चर्स, बिकॉज उनका कल्चर एक उस हिसाब से पाला जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हम जीन्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, तो डिफरेंट में यहाँ पे ट्राइब्स में देखोगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पत्ते पहन रहे हैं, यहाँ बहुत ही पुराने किस्म के कपड़े, यहाँ बहुत ही मिनिमम कपड़े पहनते हैं। तो हम ये नहीं बता सकते कि यार वी आर द हाइस्ट, वी आर द गुड पीपल रादर देन दीज पीपल। ये बिल्कुल भी ह्यूमैनिटेरियन या एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल गलत है। इसके अपोजिट में हमारे पास फिर कल्चरल रिलेटिविज्म आया, और कल्चरल रिलेटिविज्म में हमने समझाया कि जब भी आप किसी कल्चर को पढ़ रहे हैं, जब भी आप किसी कल्चर के बारे में जान रहे हैं, या आप उस कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि जो भी सिचुएशन में ये कल्चर जा रहे हैं, जो भी ये लोग कर रहे हैं, जो भी इनके रिचुअल्स हैं, जो भी इनके क्या कहते हैं बिलीफ्स हैं, इनके जो आइडियोलॉजीज हैं, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सारी चीजें उनके हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। तो वी शुड बेसिकली बैलेंस ऑल दोस कल्चर्स, चाहे हम हो, दूसरा हो, जो कोई भी है, वो अपने हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा है उतना उनका भी है, चाहे वो कितना भी प्रिमिटिव स्टेज में क्यों ना हो, कितना भी बीच वाले स्टेज में क्यों ना हो, या बार्बरिज्म स्टेज में क्यों ना हो। तो इट कांट बी चैलेंज्ड कि नहीं यार हमारा ज्यादा अच्छा है, उनका ज्यादा अच्छा है, उनका नहीं है। तो हमेशा हमें चाहिए कि एक दूसरे के कल्चर को हम बराबर के हिसाब से देखें, रिलेटिव एक आइडियोलॉजी क्रिएट करें कि यार जितना मेरे लिए मेरा कल्चर इंपॉर्टेंट है, या मैं जिस हिसाब से चल रहा हूँ उसी हिसाब से इन लोगों के लिए भी इनका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी कल्चर एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कल्चर को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने।
उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास, मैंने बोला था बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास क्या कहते हैं कि किनशिप एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है, जो कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में आप देखेंगे पाया जाता है। तो ये किनशिप होती क्या है? देखिए, किनशिप से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी में रहने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा थ्राइविंग फोर्स चाहिए, एक ऐसा ग्लू चाहिए जो हम सोसाइटी को बांधे रहे, एक दूसरे के साथ बांधे रहे। एक इंटेंजिबल चीज होती है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन वी आर टुगेदर। एक वो जो हमारा एक वननेस जो हम में होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो किनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके इस चीज को अंडरस्टैंड करें। लेट्स सी कि हम एक शादी में गए हैं, किसी फ्रेंड की शादी में गए हैं, तो हम वहां पे एनालाइज कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, क्या क्या चीजें चल रही है यहाँ पे, व्हाट्स गोइंग ऑन टुगेदर हियर। तो इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इट शोज अस कि यार ये जो क्या कहते हैं, वहां पे दूल्हा दुल्हन होंगे, वहां पे दुल्हन के भी रिश्तेदार होंगे, दूल्हे के भी रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड सर्कल्स भी होंगे, वहां पे करीबी रिश्तेदार भी होंगे, वहां पे दूर दराज रिश्तेदार भी होंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि एक ऐसा एक एनवायरनमेंट बना है जहां पे दो किस्म की रिश्तेदारियां देखने को मिलती है। एक जो इसके ब्लड रिलेशन है, चाहे आप दुल्हे की बात कर रहे हैं या दुल्हन की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दूल्हा। दूल्हे का माँ भी वहां पे है, बाप भी वहां है, अंकल भी वहां है, ग्रैंड पापा भी वहां है, नीस भी है, नेफ्यू भी है, एवरीवन इज देयर। तो वो उसके ब्लड रिलेटिव्स बनते हैं। लेकिन इसी दूल्हे की दुल्हन भी सामने है, तो वो इसके इन लॉ वाला रिश्ता बना, वो इसका वो रिश्ता बना जो अब इसकी शादी की वजह से बन रहा है। वो जो पहले वाला रिश्ता हमने बात किया था, वो होता है हमारा ब्लड रिलेशन, उसको बोलते हैं कॉन्सेंजुअल रिलेशनशिप। और जो हमारे शादी से हमारे पास रिलेशनशिप बनता है, उसको हम एफिनल रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये एफिनल रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। दोनों रिश्तेदारियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे आप एफिनल की बात कर रहे हो या ब्लड रिलेटिव्स की बात करते हो। इन दोनों से अगर आप देखो एक स्टेबिलिटी आती है सोसाइटीज में, उसके बारे में हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम सोसाइटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जब आगे जाके हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, जहाँ पे हम हाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जहाँ पे हम एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है। और इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सोसाइटी में अलग अलग किस्म के सेट्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्राइब होता है, एक लीनेज होती है, एक चीफडम होता है, एक बैंड होता है। तो बैंड सोसाइटीज क्या होती है, फिर चीफडम सोसाइटीज क्या होती है, फिर ट्राइबल सोसाइटीज क्या होती है, और फिर आगे जाके एक सिविलाइज्ड या फेट्री या चोचुमिज्म के बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप बैंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो बैंड सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे हमारे पास कुछ लोगों की एक सोसाइटी होती है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सोसाइटी अवेलेबल होती है। और इस सिंपलेस्ट सोसाइटी का मानना होता है कि हम एक ही घर के लोग हैं, हम वी आर कनेक्टेड बाय ब्लड, वी आर कनेक्टेड विद वन अनदर। इसमें आप देखेंगे कि 10-15 लोग साथ में ही काम कर रहे होंगे। एक एग्लिटेरियन काइंड ऑफ सोसाइटी होती है, जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स का रोल सेम होता है, बिकॉज कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो आप ऐसा देखेंगे कि जंगल में कहीं पे एक बैंड सोसाइटी रह रही है, और इनमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10-15 लोग साथ में बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, यहाँ वहां कर रहे हैं। तो इनकी जो ये प्रिमिटिव काइंड ऑफ सोसाइटी है, और ये सोसाइटी में आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार ये सोसाइटी एक बैंड सोसाइटी है, बिकॉज इनका ना कोई लीडर होता है। हाँ, कोई हेडमैन हो सकता है कभी कभार जो इनको साथ में लेके जा सकता है, लेकिन एक एग्लिटेरियन सोसाइटी है। हाँ, सब लोगों का सेम रोल है, सब लोगों का एक इक्वल चांस है सोसाइटी में अंडरस्टैंड करने में या सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो। तो एवरीवन हैज इक्वल राइट्स ओवर द कॉमन प्रॉपर्टी, हर एक की इक्वल
राइट्स होती हैं इस कॉमन प्रॉपर्टी की, बिकॉज सिंगुलर प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक किस्म का जो जो जुड़ाव है, एक दूसरे का जो बंधन है यहाँ पे पाया जाता है। ये ब्लड रिलेटिव्स भी हो सकते हो, आपस में ही वो शादियां भी करते हैं, या एक बैंड से लेकर दूसरे बैंड में भी शादी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज एन इंडोगैमस शादी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडोगैमिक ही होते हैं, बिकॉज वो बैंड्स भी कहीं ना कहीं इसी रिश्ते के कहीं ना कहीं पे लीनेज में आ जाते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास आते हैं एक ट्राइबल सोसाइटीज, और ट्राइबल सोसाइटीज में आप देखेंगे कि सेम केस होता है, या चीफ टर्म्स में देखेंगे आप थोड़ी सी बड़ी सोसाइटी होती है रादर देन द बैंड सोसाइटीज, जहाँ पे एक चीफ होता है या एक हेडमैन होता है, वो इनको चलाता है, वो अपनी इस सोसाइटी को फुलफिल करता है, वो अपनी इस सोसाइटी को फर्दर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे लेकिन 40 से 15, 20, 30 या एक दो फैमिली, 4-5 फैमिली, 7-8 फैमिली साथ में रहती है, तो वो एक चीफडम बनाती है, और वहाँ पे उनके एक अपने आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट होते हैं, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्लिटेरियन होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे पास कभी कभार जंगल हो सकता है, कभी कभार झीलें हो सकती है, कभी नदी हो सकती है, तो वट एवर इट इज, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जहाँ से वो अपनी लाइवलीहुड्स को फॉलो करते हैं, अपने लाइवलीहुड्स को चलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास भी ट्राइबल सोसाइटीज, और ट्राइबल सोसाइटीज में भी देखेंगे आप एक ट्राइबल लीडर होता है या ट्राइबल एसोसिएशन होती है, और ये ट्राइबल लीडर्स या ट्राइबल सोसाइटी वाले या ट्राइबल एसोसिएशन वाले आपस में जुड़ के फिर इस ट्राइब को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिचुअल्स, अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने एवरी सेगमेंट को, एवरी इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर तरीके से वो क्या कहते हैं अंजाम देते हैं, चाहे वो फैमिली की इंस्टीट्यूशन हो, मैरिज की हो, वट एवर इट इज, वो हमेशा एक 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 कम्प्लेक्स सोसाइटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज आ जाती है या एग्रीकल्चरल सोसाइटीज आ जाती है, तो उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज आ जाती है। तो ये भी एक किस्म का एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बनता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटीज। लेकिन इन्हीं सोसाइटीज में मैंने फिर से बोला किनशिप का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो किनशिप एक सिंपल कंसेप्ट से हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या कहते हैं एक ऐसा ग्लू है जो कि हम लोगों को आपस में जोड़ता है, जो हम लोगों को क्या कहते हैं एक ग्लू के जैसे बांधता है। तो किनशिप को हमने देखा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ किनशिप्स, हमारे पास दो किस्म के किनशिप्स हैं, एक जो कि हमारे पास क्या कहते हैं एफिनल किनशिप होते हैं, और दूसरा हमारे पास कॉन्सेंटिनियल किनशिप्स होते हैं। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे आप ब्लड रिलेटिव्स की बात करते हो या अगर आप एफिनल जो उसके रिलेशन में मैरिज बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बोथ आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद इसी क्या कहते हैं किनशिप में ही हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम डिसेंट बोलते हैं, DESCENT, डिसेंट, बिकॉज किनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए डिसेंट का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जाके मैं अभी हम जब रियल और फिक्टिव किनशिप्स के बारे में बात करेंगे तब जाके फिर हम टैबू वगैरह उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डिसेंट असल में जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के एफिलिएशन की बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को एफिलिएट किस एसोसिएशन के साथ कर रहा है या कौन से किन्समैन के साथ, कौन से रिश्तेदारी के साथ वो ज्यादा अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो वो डिसेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पैट्रिलिनियल डिसेंट को फॉलो करते हैं या मैट्रिलिनियल डिसेंट को फॉलो करते हैं, हम अपने मम्मा साइड की रिश्तेदारियों को ज्यादा फॉलो अप करते हैं, हम अपने पापा साइड की रिश्तेदारियों को ज्यादा फॉलो अप करते हैं, तो ये एफिलिएशन जब आप अपने आप को किसी पर्टिकुलर किड्स ग्रुप के साथ अटैच कर रहे हो या आप अपनी मम्मा साइड से जब आप किसी एक बच्चे के बारे में बात करो या एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, तो उसकी मम्मा साइड का एक फैमिली होता है, पापा साइड का एक फैमिली होता है, बिकॉज पापा को ये जो एफिनल वाला बना था वो शादी से बना था, और जो ब्लड रिलेशन से बना था वो क्या कहते हैं अलग वाला रिश्ता था। तो अब जाके इस बच्चे को आप या इस ईगो को जो इस इंडिविजुअल की जब आप बात करें, तो इस इंडिविजुअल की आप क्या कौन से डिसेंट को फॉलो कर रहे हैं, कि इसकी एफिलिएशन आप किसके साथ कर रहे हैं, वो कहलाता है डिसेंट ग्रुप। इट्स बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ द ग्रुप्स जो भी हमारे पास होते हैं या जो भी हमारे पास जो किन्समैन होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, और उन रिश्तेदार को जो कि हमारे कॉमन एंसेस्टर की तरफ हमें जोड़ रहा है। जैसे हमारे पास कुछ सोसाइटीज ऐसे होते हैं जो कि टोटम को लेके एंसेस्टर वर्शिप करते हैं, जो कुछ या लिविंग या नॉन लिविंग या कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ मैजिकल ऑब्जेक्ट्स या थंडर वगैरह,
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं या अपने आप की एंसेस्टर्स को मानते हैं कि इसी एंसेस्टर को फॉलो करते करते मुझे फिर यहाँ पे चले जाना है, फिर मुझे यहाँ पे चले जाना है। तो इस डिसेंट को भी हम आगे जाके दो चीजों में डिस्कस करते हैं, या तो यूनिलीनियर डिसेंट के बारे में बात करते हैं या तो नॉन यूनिलीनियर डिसेंट के बारे में बात करते हैं। यूनिलीनियर डिसेंट इज सिंपली कि आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, एक पर्टिकुलर किन्समैन ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। कभी कभार आप फादर के ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, कभी कभार आप मदर के ग्रुप को फॉलो करते हैं। तो अगर आप मम्मा के साइड को या मदर के साइड को फॉलो कर रहे हो तो यू आर फॉलोइंग द मैट्रिलिनियल डिसेंट। तो आप अगर देखोगे तो आप मैटरनल अंकल, मैटरनल ऑन्ट, इसी तरीके से मैटरनल नानी वगैरह उनके बारे में बात करोगे। मदर्स डिसेंट को आप फॉलो करोगे, मेरी मम्मा का भाई कौन है, क्या कहते हैं, मेरी मम्मा का माँ कौन है, मेरी मम्मा का बाप कौन है, मेरी मम्मा का भाई कौन है। तो उन सब चीजों से आप ज्यादा अटैच होते हैं, उनकी साथ आपकी एफिलिएशन ज्यादा होती है। तो इसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैट्रिलिनियल डिसेंट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अपोजिट में हमारे पास एक और होता है जिसको हम पैट्रिलिनियल डिसेंट बोलते हैं। और पैट्रिलिनियल डिसेंट में ही हमारे पास होता है क्या कहते हैं, पैट्रिलिनियल डिसेंट में ही हमारे पास क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं हम अपने फादर साइड से। हम क्या, जो हमारे रिश्ते फादर्स के थ्रू बनते हैं तो उस साइड से हम फॉलो करते हैं। हमारे अंकल्स, हमारे ऑन्ट्स, हमारे कजिन्स, हमारे ग्रैंड पापा, हमारे पास ग्रैंड मम्मा, फिर ग्रेट ग्रैंड मम्मा, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये सारे जो रिश्ते हैं उनको हम फॉलो करते हैं एज पर द पैट्रिलिनियल डिसेंट। तो अगर आप इंडिया की बात करोगे, हिंदूज की बात करोगे या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करोगे तो यहाँ पे हम पैट्रिलिनियल डिसेंट ही फॉलो करते हैं। बिकॉज हमारा जो पूर्वजों से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पैट्रिलिनियल डिसेंट ही फॉलो अप किया जा रहा है और आजकल भी यहाँ पे पैट्रिलिनियल ही फॉलो किया जा रहा है। इसी तरीके से मैट्रिलिनियल डिसेंट की जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। खासीज अगर आप देखोगे उनमें पाया जाता है, या अशांति गाना उसमें भी पाया जाता है। इसी तरीके से एक और है नयार्स, उनमें भी पाया जाता है। तो देयर आर सर्टेन ट्राइब्स एंड सर्टेन प्लेसेस, सर्टेन पीपल जो कि इस मैट्रिलिनियल डिसेंट को फॉलो करते हैं। और फिर होता है डबल डिसेंट। डबल डिसेंट में आप क्या करते हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों चीजों को फॉलो करते हैं। आप क्या कहते हैं कि डिसेंट को पैटर्नल साइड से भी फॉलो करते हैं, मैटरनल साइड से भी फॉलो करते हैं। तो दोनों डिसेंट्स को आप फॉलो कर रहे हैं, दोनों एफिलिएशंस को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, दोनों चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा डबल डिसेंट। उसके बाद आता है फिर हमारे पास एम्बिलिनियल डिसेंट। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके फिर से डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। एम्बिलिनियल डिसेंट किसको कहते हैं या डबल डिसेंट किस चीज को कहते हैं, तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश आगे जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात छिड़ रही है एक चीज की जिसको ये बोलते हैं इंसेस्ट टैबू। देखिए, जब आप लीनेज रिलेशनशिप की बात करते हैं या किनशिप रिलेशनशिप्स की बात करते हैं या बिहेवियर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि एक ही साइड में फॉलो हो सकते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक भाई बहन का रिश्ता, एक माँ और बेटे का रिश्ता या एक बाप और बेटी का रिश्ता। तो ये वो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि कभी भी ब्लड रिलेशन से होके एफिनल नहीं बन सके। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज टेक इट एज ए नेगेटिव थिंग। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज इसको गलत मानते हैं कि अगर हमें इन रिश्तों में एफिनल काइंड ऑफ रिलेशंस क्रिएट की तो ये प्रॉपर एक वे आउट नहीं है, ये एक प्रॉपर चीज नहीं है, ये एक प्रॉपर चैनल नहीं है जिससे हम एफिनल रिश्ते आगे बढ़ाएं। तो अगर इसी रिश्ते में कहीं ना कहीं एफिनल घुस जाए तो इसको ये इंसेस्ट टैबू के नाम से जानते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक गलत बात है जो मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज वर्ल्ड में है। वहां पे आप देखोगे कि ये रिश्ते जो हैं जैसे माँ बाप का या सॉरी माँ बेटे का, बाप बेटी का, भाई बहन का, तो ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि ब्लड रिलेटिव्स ही रहते हैं। इनको अगर आप एफिनल बना रहे हो सो यू आर मेकिंग इट इंसेस्ट टैबू। तो आप एक टैबू क्रिएट कर रहे हो, आप एक ऐसी हरकत कर रहे हो जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज नहीं मानते, जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज फॉलो नहीं करते, जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज नहीं मानना चाहते हैं। दे डोंट वांट इट टू अंडरस्टैंड कि ये
क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज को वो मानने की कोशिश नहीं कर रहे। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि एफिलिएशंस आप किसके साथ कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी बोला था, जब हम डिसेंट की बात करते हैं तो डिसेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी एफिलिएशन आप किसके साथ कर रहे हो। अगर आप पैटर्नल साइड से कर रहे हो, पापा के साइड से कर रहे हो, तो आप पैट्रिलिनियल डिसेंट को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मम्मा के साइड से फॉलो कर रहे हो तो आप मैट्रिलिनियल डिसेंट को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद टर्म आती है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी जो कि शायद मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया था। जीनियोलॉजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके रिश्ते की, आपकी किनशिप की। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उसके रिश्ते की, उसकी किनशिप्स की, देन यू आर मेकिंग ए जीनियोलॉजी। और ये जीनियोलॉजी पता नहीं कितने सालों से, thousands of years we are making such kind of genealogies। अगर आप हिंदू संस्कृत में देखोगे तो वहां पे भी आप देखोगे ये जीनोलॉजीज कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स वहां पे देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक कॉमन टर्म जो कि फैमिली ट्री के नाम से जानते हैं कि मेरी फैमिली का ट्री कहाँ तक चला जा रहा है, मुझे कहाँ तक अपने एंसेस्टर्स याद है। लेकिन जब आप जीनियोलॉजी क्रिएट करें तो ये एक प्रॉपर वेल साइंटिफिक तरीका है डिस्क्राइब करने का, जहाँ पे हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं एवरी इंडिविजुअल विद प्रॉपर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेल है तो हम क्या कहते हैं ट्राइंगल के थ्रू दिखा रहे हैं या सर्कल के थ्रू दिखा रहे हैं। अगर ये फीमेल है तो हम इसको सर्कल या रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं या ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस्तेमाल करोगे। या आप देखोगे कि ट्राइंगल मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल्स के साथ अटैच किया जाता है और स्क्वायर या हम सर्कल हम मेल्स के साथ अटैच करते हैं। इसी तरीके से अगर ये नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप सिबलिंग्स दिखा रहे हो। अगर ये आपस में बीच में कटा हुआ है तो आप शादी दिखा रहे हो। या अगर शादी इस लाइन के बीच में एक लाइन मार रहे हो तो आप देख रहे हो कि शादी कटी हुई है। या दो साइड से अगर एक इंडिविजुअल के दो साइड से अटैचमेंट्स आ रहे हैं फीमेल्स के तो आप दिखा रहे हैं कि दो शादियां की हैं। तो इसी तरीके से आप एक वेल साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं असल में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिलेशनशिप की या उसके किनशिप की। तो ये जीनियोलॉजी हमें G1 G2 G3 के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जनरेशन 1 क्या करती थी उनके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हम जनरेशन 2 के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पे जीनियोलॉजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनियोलॉजी को क्रिएट करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट देता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जीनियोलॉजी बनाते बनाते कहीं ना कहीं जीनियोलॉजी को क्रिएट करते समय हमें एक वेल इक्विप्ड इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है। इन डेप्थ डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, जिससे हमें एक ओवरऑल व्यू पॉइंट बनता है ओवरऑल फॉर दैट सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को पढ़ रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके किसी पर्टिकुलर रिचुअल के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आजकल वो इंस्टीट्यूशन कैसे हो रही है, G1 में वो इंस्टीट्यूशन कैसे हो रहा था, G2 में ये इंस्टीट्यूशन को कैसे फॉलो कर रहे हैं, G3 में ये इंस्टीट्यूशन को कैसे फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं रिगार्डिंग बाय मेकिंग दीज सच काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दोस सोसाइटीज या दोस ग्रुप्स, दोस पीपल्स, जिससे हमें एक वेल इक्विप्ड इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है इस सोसाइटी के बारे में। फिर आता है हमारा एक और क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला इंस्टीट्यूशन वो है फैमिली। और फैमिली अगर आप देखेंगे ना, इट्स काइंड ऑफ ए यूनिट ऑफ ए सोसाइटी, एक फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी का। जब फैमिलीज बनते हैं तब जाके ही आगे जाके फैक्ट्रीज बनेंगे, फिर जाके एक सोसाइटी बनेगी। तो जिस हिसाब से हमने देखा कि एक मकान, चूंकि एक सोसाइटी इंडिविजुअल से नहीं बनती है, सोसाइटी के लिए वी नीड मल्टीपल पीपल। और मल्टीपल पीपल को आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड फंक्शनलिटीज के सामने से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से उनको रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे इस पर्टिकुलर सोसाइटी का। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते करते आप लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन सेट आया होगा कि फैमिली इज व्हाट वी कॉल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। मेरे हिसाब से एक फैमिली का एक
होना सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फैमिलीज जब मिलती हैं तब जाके आप एक ग्रुप को क्रिएट कर रहे हो, एक सोसाइटी को बना रहे हो, और तब जाके ये सोसाइटीज ये फैमिलीज ही इसको एक एक पहिए के जैसे आगे लेके जा रहे हैं, इस सोसाइटी को और आगे लेके जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि एक गोकुलधाम सोसाइटी है, और उस सोसाइटी को चलाते हैं अलग अलग फैमिलीज। वहां पे गड्ढा परिवार अलग है, वहां पे तारक मेहता का परिवार अलग है, वहां पे हाथी भाई का परिवार अलग है। तो इट शोज कि डिफरेंट फैमिलीज आर बेसिकली कंस्ट्रक्टिंग द सोसाइटी। अलग अलग फैमिलीज मिलके ही फिर सोसाइटी को क्रिएट करते हैं, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक तो ये फैमिलीज आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये फैमिलीज फिर फैमिली वाइज भी एक दूसरे के साथ, एक होता है इंट्रा फैमिली और इंटर फैमिली। तो ये इंट्रा और इंटर फैमिली की जब आप बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जब आप सोसाइटी के लेंस से आप इस चीज को देख रहे हो। फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें दो किस्म के रिश्तेदार होते हैं, एक होते हैं एग्नेट्स और एक होते हैं यूटेराइन। एग्नेट्स या एग्नेट्स के नाम से भी इसको आप कभी कभार बुला सकते हैं। एग्नेट्स जो हमारे पास होते हैं, ये वो रिश्तेदार होते हैं जो कि फादर या पैट्रिलाइन के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो फादर के लाइन में आपके क्या कहते हैं, पापा होते हैं, उसके पापा होते हैं, दादी होती है, अंकल्स होते हैं, उनके फिर कजिन्स होते हैं। तो ये सारे आपके एग्नेट्स बन जाते हैं, और फिर आपके बन जाते हैं यूटेराइन। यूटेराइन वो रिश्तेदार होते हैं जो आपकी मम्मा के साइड से आपके अटैच होते हैं, जो मामू के साइड से अटैच चले जाते हैं, जो मम्मा के साइड से अटैच होते हैं, मेट्रोलाइन के थ्रू जो आपको अटैच करते हैं, या मेट्रोलाइन के थ्रू जो आपको जोड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ द फैमिली। और दोनों साइड्स को हम कॉग्नेट्स बोलते हैं, COGNATS, कॉग्नेट्स। दोनों साइड जब एग्नेट्स और यूटेराइन या जब पेट्रिलाइन और मेट्रिलाइन के दोनों रिश्ते आपस में मिल रहे हैं, तो तब जाके ये कॉग्नेट्स बनते हैं। तो हमारी जो फैमिली होती है, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से वाले डिसेंट को फॉलो कर रहे हैं, और वो अप्लाई करके आपकी फैमिली जो है, क्या वो पैट्रिलिनियल फैमिली है या मैट्रिलिनियल फैमिली है। तो इट डिपेंड्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स पैट्रिलिनियल, बिकॉज वी आर लिविंग इन द पैट्रिलिनियल सोसाइटी। तो पैट्रिलिनियल में आप देखेंगे कि हमारे पास जो रिश्तेदार होते हैं, तो वो असल में क्या कहते हैं, दे आर पैट्रिलिनियल रिश्तेदार। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रैंड पापा होते हैं, हमारे पास ये दादी होती हैं, ये असल में वो सारे लोग हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। और फैमिली पे भी अगर आप देखोगे ना, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ families that are what we call is that are being understood, multiple kind of society, sorry, families जो हम understand कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास ये है सिंपल डिफिनीशन की। जब हम फैमिलीज को देखते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल डिफिनीशन आती है कि यार हमारे पास एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक जॉइंट फैमिली होती है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि वी हैव वो क्या कहते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, हमारे पास जॉइंट फैमिलीज होती है, हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है। ये तो नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं किसी भी सोसाइटी को, तो वी सी कि यार हमारे पास ये सारी फैमिलीज के टाइप्स होते हैं। लेकिन जब आप इस चीज को इन टर्म्स ऑफ मैरिज देखोगे, इन टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल देखोगे, तो तब जाके आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग किस्म के इंफॉर्मेशन क्रिएट होते हैं, हमारे पास अलग अलग किस्म के ये क्या कहते हैं लोग देखने को मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले होते हैं मोनोगैमस फैमिलीज, जो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं और एक बच्चे या दो बच्चे होते हैं, व्हाटएवर इट इज। तो इसको हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। उसी तरीके से फिर हमारे पास होती है कंपोजिट फैमिलीज। तो एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, जहां पे हमारे पास क्या कहते हैं, एक मेल और एक फीमेल भी चिल्ड्रन उनके साथ रहते हैं। तो एक सिंपल काइंड ऑफ सिंपल न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद इसी के अपोजिट में हमारे पास आते हैं कंपोजिट फैमिलीज, और कंपोजिट फैमिलीज में भी हमारे पास पॉलीगैमस फैमिलीज होती है और एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में भी, जॉइंट फैमिली फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड हो सकती है। जॉइंट फैमिली कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलीगैमस फैमिली हो सकती है। पॉलीगैमस मींस अगर एक आदमी ने मल्टीपल शादियां की हैं और उस सारे बच्चे, सारे बीवियां उसके साथ रह रही हैं, तो वो जाके एक पॉलीगैमस फैमिली बन जाती है।
लेकिन अगर आप इसी चीज को फिर आगे जाके एक्सटेंडेड फैमिली के हिसाब से देख रहे हैं, तो एक्सटेंडेड फैमिलीज में आप देखोगे एक तो आपके एक पेरेंट्स होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, लेट मी टेक मी एज द ईगो, और यहाँ पे अगर मेरी फैमिली के बारे में बात हो रही है तो आई एम लिविंग इन काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। तो एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, या तो मेरे माँ बाप होंगे, उसके बाद मेरे अंकल्स होंगे, उसके बाद मेरे दादी दादा होंगे, उसके बाद उसके भाई बहन भी होंगे, तो इट्स कॉल्ड एन एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट एक सिस्टम्स क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फैमिली। उसके बाद आते हैं हाउस होल्ड एंड फैमिली। आप एक फैमिली को और एक हाउस होल्ड को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? Now, what can be a difference between a household and a family? ये it can be depends on the, देखिए हाउस होल्ड कहीं ना कहीं आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन जब आप फैमिली की बात करें तो देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ द एफिनल रिलेशनशिप्स। तो आजकल की जो फैमिली की डेफिनेशन है वो बहुत ही अपग्रेड हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इट्स बिकॉज आजकल की फैमिली को अंडरस्टैंड करना इट्स समथिंग काइंड कि पहले अगर आप फैमिलीज देखते थे तो इट वाज लाइक एक पेरेंट है, उसके बच्चे हैं, या लाइक दिस, या एक प्रॉपर मैरिज हुआ है। जैसे मैरिज की भी डेफिनेशन आजकल पूरी डिफरेंट हुई है। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे एक फैमिली, दो फीमेल्स भी रह सकती हैं, उनके साथ एक अडॉप्टेड बच्चा होगा तो वी कैन कॉल देम ए फैमिली। इसी तरीके से सो दे आर लिविंग टुगेदर, दे हैव सम काइंड ऑफ फंक्शंस टुगेदर। कहीं ना कहीं उनके कुछ फंक्शंस हैं जो वो फुलफिल करता है, और वो फंक्शंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, जब आप एक फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले होते हैं रिप्रोडक्टिव, एक फायदा होता है कि हम फैमिलीज में रह के अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाते हैं, साथ में बैठ के प्रोजनी को आगे बढ़ाते हैं, या हमारा जो एक ह्यूमन ट्रेट है बच्चा पैदा करने में और फिर उनको पालने में हमारी जिंदगी चली जाती है। तो ये ह्यूमन ट्रेट को हम फॉलो करते हैं, ह्यूमन नेचर को फॉलो करते हैं, और ये नेचुरल फिनोमेना है। चाहे आप किसी भी एनिमल के बारे में बात करें, चिड़िया के बारे में देखेंगे, कहीं पे भी आप एनिमल्स में देखोगे तो ये एक ट्रेट ऐसा है जो हम एनिमल्स में है, जो कि बच्चा या प्रोजनी आगे बढ़ाने के लिए एक नेचुरल थ्राइविंग फोर्स है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो ये एक फंक्शन हुई। दूसरी हुई हमारे पास एजुकेशनल सपोर्ट एक फैमिली को। आजकल इसको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं फैमिलीज में, फंक्शंस में, बिकॉज फैमिली में रहने से सबसे पहले शेल्टर ही नहीं मिल रहा है आपको, सिक्योरिटी ही नहीं मिल रही है, बट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम द फैमिली। आप बस शेल्टर और फूड के साथ ही ज्यादा रिलेटेड नहीं हो कि बस मुझे एक छत मिल रही है, खाना मिल रहा है, दैट्स ऑल द फैमिली गिव्स मी। नो, फैमिली आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें भी दे रही है। फैमिली आपको अलग अलग चीजों से असल में बेसिकली देयर आर सर्टेन what you call is intangible things that you get from the family। इस फैमिली की वजह से आपकी लाइफ में आ रही है, एजुकेशनल सपोर्ट आपका मिलता है, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपका बनता है, एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी आप लोगों की बन जाती है। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ की एक स्टेबिलिटी आगे चली जाती है। यू गेट दैट लाइन टू लिव विद, एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है आप लोगों का। ये सारी चीजें, देयर आर सर्टेन फंक्शन, अदर फंक्शंस ऑफ द फैमिली, जो कि मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वी नीड to complete all the institutions now today। So इसलिए हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस होते हैं। लेकिन जब आप इन्हीं फैमिलीज को आगे जाके पता रहे कि अगर हम रेसिडेंस के बेसिस पे फैमिलीज को देखें, यार ये फैमिली अगर बन रही है, एक ग्रुप बन रहा है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस वो लोग रह कैसे रहे। जैसे सबसे पहले होते हैं न्यू लोकल फैमिली। न्यू लोकल फैमिली वो होती है अगर किसी की शादी हो गई एंड दे स्टार्टेड टू लिव इन देयर ओन न्यू हाउस और न्यू फ्लैट व्हाटएवर इट इज, वो डायरेक्टली मूव ऑन होते हैं, एक नई फैमिली स्टार्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ए न्यू लोकल। वो सीधे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शादी होगी, वो इससे पहले अपने माँ बाप के साथ रहता था, अब जाके जब उसकी शादी होगी तो इसने डायरेक्टली नया मकान ले लिया और नाउ ही इज देयर इन हिज ओन what we call as house and he's living his life। that's what we call as new local family। उसके बाद होते हैं पैट्री लोकल फैमिली, या जिसको कभी कभार हम वेरी लोकल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि
मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन कंटेक्स्ट की मैं जब बात करता हूँ तो हम यही पैट्रिलोकल फैमिली फॉलो अप करते हैं, कि जहाँ पे क्या होता है कि एक बेटा अपनी बहू को लेके फिर अपने बाप के साथ ही बैठता है या बाप के घर में ही बैठता है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज पैट्रिलोकल फैमिली, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे देखने को मिलती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। उसके बाद होती है मैट्रिलोकल फैमिलीज। मैट्रिलोकल फैमिलीज वो फैमिली होती है जब आप शादी कर रहे हो, देन यू लिव विद द मदर साइड, आप अपने मामू के साइड में बैठ रहे हैं, या आप अपने सॉरी, मैट्रिलोकल मींस यू यू लिव एट द ब्राइड्स हाउस, अब जाके आप अपनी ब्राइड के यहाँ ही रुक रहे हैं। ये वाली शादी भी बहुत बार हो सकती है, ये इंडियन सब कंटिनेंट में देखी जाती है कि शादी के बाद लड़का फिर वहीं पे रुकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखो कि ये वाली सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब एक जो जो ब्राइड होती है उसका भाई नहीं होता है, तो जो वो फैमिली होती है उसको एक मेल सपोर्ट होने की जरूरत चाहिए, तो उनके पास एक ही फीमेल होती है, एक ही बच्ची होती है, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, दे गेट द ग्रूम देयर, वो अपने ही घर में उसको लेके आते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल एज मैट्रिलिनियल फैमिलीज। इसको हम मैट्रिलिनियल फैमिली के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक और जिसको हम एम्बिलोकल फैमिली के नाम से जानते हैं। और एम्बिलोकल फैमिली क्या होता है कि कपल हैज अ चॉइस, कि इस कपल को पर्टिकुलर चॉइस दे रहे हो, आप इनको प्रॉपर चॉइस दे रहे हो कि आप एक काम कीजिए कि आप किसी भी रिश्ते के यहाँ जा सकते हैं, चाहे आप मैट्रिलिनियल सोसाइटी के थ्रू जा सकते हैं, आप वहाँ अपनी बहू के यहाँ से भी जा सकते हैं, आप मेल्स के यहाँ भी जा सकते हैं। सो इज बीन गिवन द चॉइस, दोनों इस कपल को बेसिकली एक चॉइस दी जाती है कि आप रिजाइड कहीं पे भी कर सकते हो, यहाँ पे या यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 9% ऑफ द शादियां जो इंटायर वर्ल्ड में होती है, दे आर बीइंग यूज्ड एज दिस एम्बिलोकल फैमिली। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक होता है बायोलोकल फैमिलीज। बायोलोकल फैमिली में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों फैमिलीज को फॉलो अप किया जाता है, दोनों फैमिलीज को यहाँ पे देखा जा सकता है कि दोनों फैमिलीज को फॉलो किया गया है, दोनों फैमिलीज इस चीज को देख रहे हैं। तो दोनों फैमिलीज में क्या होता है कि 6 मंथ्स के लिए ये ग्रुप एक जगह पे बैठता है और 6 मंथ्स के लिए ये दूसरी जगह पे बैठता है। 6 मंथ्स के लिए ये एक जगह का क्या कहते हैं, जैसे मैट्रिलिनियल या पापा के साइड में या मेल के या ग्रूम के साइड में रहते हैं, और 6 मंथ्स के लिए ये फीमेल के यहाँ रहते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज बायोलोकल। इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम एमीटरलोकल कहते हैं, AMITALOCL। एमीटरलोकल होता है हमारे पास ये रिश्ता जब ये कोई ग्रुप जो शादी हुई है वो जाके अभी पैटर्नल अंकल के यहाँ पे जाते हैं, वो लड़के के मामू के यहाँ पे चले जाते हैं, लड़के के मामू के यहाँ पे चले जाते हैं। सो वो न घर में बैठते हैं, ना फीमेल के यहाँ चले जाते हैं, ना ब्राइड के यहाँ जाते हैं, ना ग्रूम के यहाँ जाते हैं, वो जाते हैं तो लड़के के मामू के यहाँ, सो पैटर्नल अंकल के यहाँ पे वो चले जाते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल एज, उसको हम बोलते हैं जी, ये होता है हमारा क्या कहते हैं एमीटरलोकल। उसके बाद फिर आता है हमारा मैरिज। और मैरिज को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ये मैरिज होता क्या है और इस मैरिज को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ओवरऑल एवरी सोसाइटी में देखा जा सकता है, हर एक सोसाइटी में इस मैरिज को पाया जा सकता है, हर एक जगह पे इस मैरिज फिनोमेना को देखा जा सकता है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और यू कैन सी कि एवरी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड इन any way or in a way or different way goes with the institution of marriage। ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन वहां पे देखने को मिल सकता है। मैरिज, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि इसकी डेफिनेशन विद टाइम चेंज हो गई और आजकल की जो डेफिनेशन है वी कांट डिफाइन मैरिज इन वेल वर्स्ड डेफिनेशंस, लेकिन हम ऐसा बता सकते हैं ये एक यूनियन है बिटवीन, जैसे पहले बोलते थे इट वाज अ यूनियन एंड अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अ मैन एंड अ फीमेल टू हैव द प्रोजेनी, टू हैव द रिप्रोडक्टिव लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग्स बाय द वगैरह वगैरह, वो सब बोला जाता था। लेकिन आजकल इस मैरिज को एक डिफरेंट, आई कांट से इट इज अ लिमिटेशन ऑफ द डेफिनेशन, बट वी कैन से कि बिकॉज मैरिज की जो वो बाउंड्री थी उसको बेसिकली और ब्रॉड किया गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल 377 अगर आप देखोगे, मेल कैन बी मैरिड, a female can be married, a group marriage can be there, and there can be a marriage, there can be a family without marriage।
सो जहाँ पे लिविंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हमारे पास होते हैं। तो ये सारी चीजें असल में इट्स अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द मैरिज नाउअडेज वी आर बेसिकली सीइंग। तो मैरिज असल में होता क्या है, मैं इसको बेसिक डेफिनेशंस को मिला के एक सिंपल डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ए यूनियन between individuals. It can be 2, 3, 4, 5, 6, whatever it is. So it's a union between many individuals, either males or females, whatever it is, who are basically obliged to stick together, to live together and have an interdependency with one another. एक दूसरे के ऊपर interdependencies होती हैं in terms of the reproductive rights, in terms of the progeny rights, या क्या कहते हैं offspring rights, तो legitimate rights इनको दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें असल में एक मैरिज कहलाती है। तो इसको ही हम मैरिज कहते हैं। और अगर आप इस चीज को कल्चरल बैकग्राउंड के थ्रू देखोगे तो कल्चरली यू आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी टू लिव टुगेदर। तो कहीं ना कहीं उस टैबू को जो कि सोसाइटी मानते हैं कि बिना मैरिज के, बिना इजाजत के अगर ये लोग साथ में बैठेंगे, साथ में रहेंगे, सो इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट्स अ टैबू। तो उस टैबू को खत्म करने के लिए मैरिज इज द बेस्ट थिंग दैट कल्चर एक्सेप्ट्स हिम, कि यार नाउ दे आर लेजिटिमेटेड, दे आर लेजिटिमेटली कनेक्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ ये बंधे हुए हैं। इधर कॉन्स्टिट्यूशनल आप देख रहे हो या आप कल्चरली देख रहे हो या आप रिलीजियसली देख रहे हो, तो दे आर नाउ टुगेदर। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मेल मेल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फीमेल फीमेल, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल, ईदर इट्स अ मेल मेल, इट्स अ मेल फीमेल, इट्स अ फीमेल फीमेल, व्हाटएवर इट इज। सो हर एक जगह में आप देखेंगे कि एक बॉन्ड बनता है ये साथ में रहने के लिए। कहीं ना कहीं इनके जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो फुलफिल किए जाते हैं, इनके इंटरडिपेंडेंसीज वो फुलफिल किए जाते हैं, एक लेजिटिमेटली इनको सोसाइटी, इनको कल्चर एक्सेप्ट करता है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज मैरिज। और इस क्या कहते हैं मैरिज को भी अगर आप देखोगे दो डिफरेंट तरीकों से किया जाता है। एक इज वन व्हाट वी कॉल एज प्रिस्क्राइब्ड मैरिज एंड अनदर वन दैट व्हाट वी कॉल एज प्रेफरेंशियल मैरिज। तो प्रिस्क्राइब्ड मैरिज इज व्हाट वी बेसिकली प्रिस्क्राइब टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यार नहीं आपको यहाँ पे शादी करनी होगी, आपको यहाँ पे शादी करनी होगी, या आपको क्रॉस कजन मैरिज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे, सो वी प्रिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर पर्सन टू मैरी देयर। हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको प्रिस्क्राइब किए, स्ट्रिक्ट रूल्ड किए जाते हैं कि यहाँ पे ये रूल आपको फॉलो करना होगा, ये रूल फॉलो करना होगा, ये रूल फॉलो करना होगा। दैट्स व्हाट वी कॉल एज प्रिस्क्राइब्ड। इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है पहले से ही कि यार ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अनदर थिंग इज प्रेफरेंशियल, जहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है कि जो आपको फॉलो करना पड़े, काइंड ऑफ कि आप किसी को पर्टिकुलर प्रेफर कर रहे हैं कि आई वांट टू मैरी हियर, आई वांट टू मैरी हियर, आई वांट टू मैरी हियर। सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रेफरेंस आप दे रहे हो कि मैं यहाँ शादी कर सकता हूँ, यहाँ पे शादी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे कोई भी वो सख्ती नहीं देखी जा सकती है, कि कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं देखे जा सकते हैं, यार यहाँ पे ये करना है कि आपको यहीं पे शादी करनी है, नहीं आपकी प्रेफरेंस नहीं चलेगी। सो ये दोनों चीजें अगर आप देखोगे ना मिलजुल के आजकल की सोसाइटीज में देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे फैमिलीज में अगर देखोगे एक बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब्ड काइंड ऑफ रूल्स होते हैं, दूसरे बच्चे के लिए प्रेफरेंशियल रूल्स हो जाते हैं। तो ये एक एमलगम, एक मिंगल्ड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल बन चुकी है सोसाइटीज में। तो इसी तरीके से फिर हमारे होते हैं क्रॉस कजन मैरिजेस हो सकते हैं, हमारे पास ब्रदर ब्रदर या पैरेलल कजन मैरिजेस हो सकते हैं, जहाँ पे अगर आप देखोगे जो सिबलिंग्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक अंकल और दूसरे अंकल के दो बेटे अगर हो रहे हैं, या दो फीमेल्स हैं, तो दो बेटों के बाद दो अंकल्स अगर हैं, उन दोनों के अगर हम शादियां करेंगे तो वी कॉल इट क्या कहते हैं पैरेलल कजिन्स, देन वी कॉल इट क्रॉस कजिन्स। अगर एक का बेटा है और दूसरे बेटी है, उन दोनों के बच्चे हैं, देन वी गो फॉर दैट मैरिज, उसको हम क्रॉस कजन मैरिज के नाम से भी जानते हैं। तो ये असल में देयर आर डिफरेंट वेज टू मैरी, बट there are different types of marriages. The major definition what we take into consideration is polygamy and monogamy. सबसे important है monogamy and polygamy. तो monogamy जहाँ पे हम mono मीन सिंगल, वन एक शादी करते हैं, और polygamy जहाँ पे मल्टीपल शादियां की जाती हैं, बहुत सारी शादियां की जाती हैं। सो अब जाके हम इसको और जाके फिर से डिवाइड कर सकते हैं कि मोनोगेमी में चलो क्या है कि एक
पति और एक पत्नी होती है, सो इट्स मोनोगेमी, एक सीरियल मोनोगेमी इसमें भी देखी जा सकती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास एक ही औरत है या एक टाइम पे आपके पास एक ही हस्बैंड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरियल मोनोगेमी कहते हैं। दैट मींस फॉर वन टाइम यू ओनली हैव वन मेट, आपके पास एक ही पार्टनर है, दैट्स व्हाट वी कॉल है सीरियल मोनोगेमी। बट यू आर मैरिंग मल्टीपल, ठीक है ना, एक टाइम पे आप शादियां बहुत करते हो, बट एट द सेम टाइम यू एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस यू आर हैविंग ओनली वन, आपके पास बस एक है, लेकिन जब आप आगे आगे बढ़ रहे हैं या मर गई वहां कुछ व्हाटएवर इट इज, तो आप दूसरी शादी कर रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड सीरियल मोनोगेमी। फिर आता है पॉलीगेमी। ये देखिए, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सीरियल मोनोगेमी मींस आप मल्टीपल शादियां तो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे आपके पास एक ही बीवी है। लेकिन दूसरा होता है पॉलीगेमी, एक ही टाइम पे आपके पास मल्टीपल मेट्स हैं, एक ही टाइम के पास आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो अगर आप एक ही पैटर्न में आप देख रहे हो, एक ही टाइम पे देख रहे हो और आपके पास मल्टीपल पैटर्न पार्टनर्स हैं, सो वी कॉल इट पॉलीगेमी। और इसी पॉलीगेमी फिर दो किस्म के हो सकते हैं। So first we talk about कि major two definitions है। एक we have monogamy and we have polygamy। monogamy जहाँ पे एक शादी होती है, polygamy जहाँ पे एक समय पे आपके पास मल्टीपल शादियां की हुई है। सो सीरियल मोनोगेमी में हमने देखा कि हाँ मल्टीपल शादियां की है, लेकिन एक समय पे इसके पास एक ही पार्टनर होता है, सो इट्स कॉल्ड सीरियल मोनोगेमी। इसी तरीके से पॉलीगेमी को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज पॉलीगेमी मींस आप एक समय पे मल्टीपल शादियां रख रहे हैं, आप एक समय पे मल्टीपल इधर बीवियां या मल्टीपल हस्बैंड्स को रख रहे हैं। सो इट मींस कि आपके पास एक सिंगुलर टाइम पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। So partners either can be males or either can be females. So in terms of a male, if a male marries multiple females at the same time, एक ही जगह पे वो एक ही समय पे वो multiple females को रखता है, multiple females के साथ शादियां करता है, it's called as polygamy. Gyne, poly means multiple, gyne means female. So मल्टीपल गायनी, मल्टीपल फीमेल्स। इसी तरीके से अगर एक फीमेल के मल्टीपल हस्बैंड्स, मल्टीपल हस्बैंड्स है एक फीमेल के, वी कॉल दैट पॉलीएंड्री। तो ये याद रखने की जरूरत है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल एंड ही हैज मल्टीपल वाइव्स, वी कॉल इट पॉलीगाइनी। अगर किसी एक फीमेल के पास एक ही समय में मल्टीपल मेल्स हैं, तो उसको हम पॉलीएंड्री के नाम से जानते हैं। तो ये हमने जाना कि पॉलीगाइनी में हमारे पास मल्टीपल वाइव्स होते हैं और पॉलीएंड्री में हमारे पास मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। फिर आता है एक टर्म व्हाट वी कॉल है सोरोरल पॉलीगाइनी। सोरोरल पॉलीगाइनी क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ ए टू और मोर सिस्टर्स एट अ टाइम। अगर एक हस्बैंड ने एक ही घर की 2-3 बेटियों के साथ शादी की है, दैट मींस एक ही क्या कहते हैं, बहनों, 2-4 बहनें थी या 2-3 बहनें थी, तीनों बहनों के साथ इसने शादी की, इट्स कॉल्ड सोरोरल पॉलीगाइनी। सोरोरल पॉलीगाइनी इट्स सिंपल काइंड ऑफ कि मल्टीपल सिस्टर्स को आप एक ही मेल के साथ शादी करा रहे हो, तो एक ही समय के साथ एक ही टाइम पे उसके पास 2-3 बीवियां तो है, लेकिन वो बीवियां आपस में बहने लगती हैं, तो इट्स कॉल्ड सोरोरल पॉलीगाइनी। तो ये अगर आप देखोगे इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये उरोली, टुटास, संथल्स, लुधास इन लोगों में पाया जाता है। इसी तरीके से फिर होता है नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी। नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी बेसिकली आपको समझा रहे हैं कि एक मेल ने मल्टीपल शादियां की है, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू वन अनदर। वो एक दूसरे से किसी भी स्वाद में रिश्तेदारी में नहीं है, वो एक दूसरे के रिश्तेदारी में नहीं है। जैसे हमने सोरोरल पॉलीगाइनी में देखा था कि एक मेल के मल्टीपल फीमेल्स हैं, मल्टीपल फीमेल्स के साथ वो शादियां कर रहे हैं, लेकिन वो फीमेल्स आपस में बहने लगती हैं, उनको हम सोरोरल पॉलीगाइनी के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे आज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द फैमिली, रिगार्डिंग द मैरिज और रिगार्डिंग द किनशिप। इंशाल्लाह रहमान आने वाली क्लासेस में हम इन्हीं चीजों को और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का आज की क्लास में आने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।